नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं इंडिया की स्टेट वेस्ट बंगाल की आर्थिक स्थिति के बारे में। पश्चिम बंगाल, जो कभी इंडिया की इकोनॉमी का ताज था, पिछले कुछ दशकों में धीरे धीरे पतन की ओर चला गया। कोलकाता, जो वेस्ट बंगाल की राजधानी है, भारत का इंडस्ट्रियल हार्ट हुआ करता था, लेकिन आज वेस्ट बंगाल भारत की जीडीपी में पहले के मुकाबले काफी कम योगदान देता है। आखिर कैसे पश्चिम बंगाल, जो कभी इंडिया की आर्थिक शक्ति का केंद्र था, अपनी स्थिति खो बैठा? इसके पीछे कई हिस्टोरिकल, पॉलिटिकल और आर्थिक कारण हैं। इंडिपेंडेंस के बाद पश्चिम बंगाल एक समृद्ध आर्थिक केंद्र था। राज्य का स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल बेस, खासकर जूट, टेक्सटाइल और टी में, इसे देश के सबसे वेल्थिएस्ट रीजन में से एक बनाता था। कोलकाता मुंबई से पहले भारत का फाइनेंशियल कैपिटल था, लेकिन समय के साथ वेस्ट बंगाल बदलती आर्थिक परिस्थितियों के साथ कदम नहीं मिला पाया। 1960 की बात करें तो उस समय पश्चिम बंगाल एक मेजर इकोनॉमिक हब था, जो भारत की जीडीपी में 10.5% का योगदान दे रहा था। इसके मुकाबले गुजरात का योगदान 5.8% और तमिलनाडु का 8.7% था। हालांकि जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया, इन आंकड़ों में एक सिग्निफिकेंट बदलाव देखने को मिला। 1970 तक पश्चिम बंगाल का हिस्सा घटकर 9.7% हो गया, जबकि गुजरात और तमिलनाडु ने धीरे धीरे गति पकड़नी शुरू कर दी। 1980 और 1990 के दशक तक गुजरात की वृद्धि स्थिर रही और 2000 तक यह 6.4% के हिस्से को बनाए रखने में सक्षम रहा, जबकि पश्चिम बंगाल का हिस्सा और घटकर 8.2% रह गया। इसी अवधि के दौरान तमिलनाडु ने भी स्थिर प्रदर्शन दिखाते हुए अपना योगदान बढ़ाकर 8.3% तक कर लिया। असली ट्रांसफॉर्मेशन पिछले 2 दशकों में आया। 2010 तक गुजरात का हिस्सा 7.5% तक पहुंच गया और इसने पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु दोनों को पीछे छोड़ दिया। 2020 तक गुजरात का योगदान बढ़कर 8.0% तक पहुंच गया। वहीं पश्चिम बंगाल का हिस्सा घटकर सिर्फ 5.6% रह गया, जबकि तमिलनाडु ने स्थिर वृद्धि बनाए रखते हुए 8.9% का योगदान किया। यह आंकड़े स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि जहां पश्चिम बंगाल का हिस्सा लगातार घटता गया, वहीं गुजरात एक आर्थिक शक्ति बनकर उभरा है और तमिलनाडु ने स्टेबल और रेसिलिएंट ग्रोथ बनाए रखी है। वेस्ट बंगाल के पतन का मेन कारण में से एक है 1977 से 2011 तक लेफ्ट फ्रंट सरकार का लंबे समय तक शासन। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने 3 दशकों से अधिक समय तक राज्य पर शासन किया। इस दौरान राज्य ने एंटी इंडस्ट्री इमेज विकसित की। उनकी नीतियों, जैसे कि कठोर श्रमिक कानून और भारी सरकारी नियंत्रण, ने प्राइवेट इन्वेस्टर्स को डरा दिया। जिन एंटरप्रेन्योर्स को स्थिर माहौल की जरूरत थी, उन्होंने अपनी ऑपरेशंस अन्य राज्यों जैसे गुजरात, तमिलनाडु और महाराष्ट्र में स्थानांतरित कर ली। जहां भारत ने 1990 के दशक की शुरुआत में आर्थिक उदारीकरण को अपनाया, वहीं गुजरात और तमिलनाडु जैसे राज्यों ने नीतियों को लागू करके विदेशी निवेश को आकर्षित किया और अपने इंडस्ट्रियल बेस का विकास किया। लेकिन पश्चिम बंगाल इन सुधारों का लाभ उठाने में विफल रहा। ब्यूरोक्रेटिक रेड टेप और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ने राज्य की इकोनॉमी को स्थिर कर दिया और इसमें कोई बड़े निवेश नहीं आए। पश्चिम बंगाल ने लंबे समय से कैपिटल क्रिएशन के संकट का सामना किया है। वेस्ट बंगाल भारत के सबसे अधिक कर्ज के स्तरों में से एक है, जिसके कारण सरकार के पास इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पर खर्च करने के लिए पर्याप्त धन नहीं है। फॉर्मल सेक्टर में निवेश की कमी ने दीर्घकालीन इंडस्ट्रियल स्थिरता को इंटरप्टेड किया। यह स्थिति गुजरात और महाराष्ट्र जैसे राज्यों के ठीक विपरीत है, जिन्होंने स्ट्रैटेजिक रूप से अपने इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश किया। समय के साथ पश्चिम बंगाल में ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्रियल सेक्टर की कमी और उसकी जगह इनफॉर्मल इकोनॉमी ने ले ली। इसका मतलब था कि बिजनेसेस को कैपिटल, फॉर्मल फाइनेंसिंग और गवर्नमेंट सपोर्ट पहुंचते नहीं थी, जिससे प्रोडक्टिविटी और इकोनॉमिक ग्रोथ में गिरावट आई।
हालांकि इनफॉर्मल सेक्टर रोजगार प्रदान करता है, लेकिन फॉर्मल सेक्टर की तरह लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं करता। जब पश्चिम बंगाल स्टैग्नेटेड था, तमिलनाडु और गुजरात जैसे अन्य राज्य आगे बढ़ते गए। उदाहरण के लिए, तमिलनाडु ने 1990 के दशक में लोअर जीडीपी हिस्सेदारी से शुरुआत की थी, लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने वाली नीतियों के माध्यम से अपनी अर्थव्यवस्था का विकास किया। इसके विपरीत, पश्चिम बंगाल ने पर्याप्त प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को आकर्षित करने में विफल हुआ, जिससे मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में गिरावट आई। 2011 में ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस ने वामपंथी सरकार की जगह ली, इंडस्ट्री और नौकरियों में पुनरुत्थान का वादा किया। लेकिन आर्थिक चुनौतियां बरकरार रहीं, जिसमें लगातार पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, स्ट्राइक्स और सिग्निफिकेंट रिफॉर्म्स की कमी शामिल थी। करप्शन और आंतरिक कॉन्फ्लिक्ट्स के आरोपों ने इन्वेस्टर को और दूर कर दिया। क्या पश्चिम बंगाल की स्थिति को बेहतर किया जा सकता? Experts suggest several key measures: investing in infrastructure, शासन में सुधार और offering targeted incentives to businesses. Reliable power supply, efficient land acquisition policies, and labor reforms investor की sentiment को फिर से regain कर सकता है। गुजरात जैसे राज्यों ने आर्थिक इंसेंटिव और बिजनेस प्रोसेसेस को सरल बनाकर बड़े निवेश को आकर्षित किए। पश्चिम बंगाल की फाइनेंशियल पावरहाउस से स्ट्रगलिंग स्टेट तक की यात्रा कई महत्वपूर्ण सबक प्रदान करती है। यदि स्ट्रैटेजिक रिफॉर्म्स और इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश किया जाए, तो राज्य अब भी अपनी प्रतिभाशाली जनशक्ति और जियोग्राफिक एडवांटेजेस का लाभ उठा सकता है। आगे का रास्ता चैलेंजिंग है, लेकिन पुनरुद्धारकरण अभी भी संभव है। यदि आपको यह वीडियो मददगार लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को दबाना न भूलें।